औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, लोगों को सुबह उठकर चाय मिलती है, लोगों को सुबह उठकर नाश्ता मिलता है, ठंडी हवा मिलती है और कहीं ना कहीं अच्छी खबरें भी मिल जाती हैं, लेकिन वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि रात को थोड़े बहुत सुकून से सोएं और सुबह पता लगता है कि बचा कुचा सुकून भी बर्बाद हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज कल हुकूमती सतह पर फैसले दिन की रोशनी में नहीं बल्कि रात की तारीकी में किए जा रहे हैं। रात को महंगाई इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन सुबह उठ के इतनी महंगाई हो जाती है जितना कभी इस अवाम ने सोचा नहीं था। और मैं अब यह सूरत हाल फेस कर रहा हूं कि लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में हैं। 145 रुपए से भी ज्यादा पर पेट्रोल इस वक्त पहुंच चुका है। चीनी की प्राइसेस कहां पहुंच चुकी हैं, इस पर क्या बात करें क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता कि आया हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो लोग कहां से गुजारा करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर माशी उमूर जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। चौधरी साहब, क्या कहेंगे सर इस सूरत हाल के अंदर? रात को सोए थे 138 रुपए पे, सुबह उठे 145 रुपए पे, समझ नहीं आई सर सूरत हाल किस जानिब जा रही है? देखें, अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल प्राइस है पेट्रोल की वो इस हद तक क्रॉस कर गई थी कि हुकूमत जो है उसको वेट भी नहीं करना पड़ा कि 15 तारीख आती या पहली तारीख आती, जो जैसे पहले या पहली तारीख को या 15 तारीख को करते थे। इनको इमीडिएटली वो फैसला करना पड़ा, अदरवाइज जो है ना वो हुकूमत को फिर जो है वो आप ये समझिएगा अपनी तरफ से फायदा। पहले तो ये हो रहा था ना कि पेट्रोलियम लेवे कम कर दी या कोई टैक्सेस में थोड़ी बहुत कमी करके प्राइस को एडजस्ट कर रहे थे ये लोग। अब ये हो रहा था कि इन्हें अपनी तरफ से मतलब जो है ना वो आप समझिए कि डालने पड़ते पैसे, तो इस वजह से एक इमीडिएट एक्शन लिए, दूसरा थोड़ा जखीरा अंदोजी को भी बचाने के लिए हुकूमत ने थोड़ा सा ये डिसीजन लेट लिया। अब बातें हैं कि ये प्राइस एक तो ये जो आपके जो भी प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में बोले या हुकूमती वजीर कोई भी इस किस्म की बात करता है कि ये इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा झूठ है वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनली जो है ना प्राइसेस वो अपनी एक नॉर्मल रेंज में आ रही है। जो पिछले 20 साल की आप अगर नॉर्मल रेंज निकाल के देखेंगे तो वो आपको 70 से 80 के दरमियान मिलेगी जी। ये एवरेज है। और अभी भी पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 80 है। अल्लाह ना करे यही इंटरनेशनल मार्केट में 110 या 115 तक पहुंच गई तो पेट्रोल आपका 200 को भी क्रॉस कर जाएगा, समझ गए आप? तो ये कहना कि जी पेट्रोल इसलिए बढ़ रहा है कि इंटरनेशनली महंगाई हो रही है, बिल्कुल। ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं दोबारा टीम से गुजारिश करूंगा चौधरी मोहम्मद अकमल साहब को जो है वो दोबारा लाइन पर लिया जाए। ये सूरत हाल अब है पाकिस्तान के अंदर कि जो चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जी आगे अगर ये 110 या 112 पर जो है वो पहुंच गए प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर यही प्राइसेस 200 रुपए से भी तजावुज कर जाएंगे। आगे आने वाली सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब है। और आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने कुछ बात करने की कोशिश की महंगाई के हवाले से, तो मौसू फरमाने लगे कि जी 6 माह के अंदर वो सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा पाकिस्तान में महंगाई का और ये मईशत का वो सेटअप बन जाएगा कि अगले 6 माह के अंदर पता लगेगा कि महंगाई होती क्या है। मतलब मजीद तबीयतें साफ हो जाएंगी। एक बार फिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा था कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतों में महंगाई हो रही है वो इंटरनेशनल प्राइसेस हाइक की वजह से नहीं हो रही। नो डाउट कि इंटरनेशनल मार्केट में जीरो पे आ गया था पेट्रोल और 0 से 80 पे गया है, लेकिन ये 80 जो है ना एक नॉर्मल रेंज है जो पिछले 20 साल की एवरेज प्राइस है, ठीक है ना? तो इसी के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अगर फर्ज करें इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे मजीद महंगा होगा। यहाँ से अगर आगे पेट्रोल जाएगा ना इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ अब महंगा हुआ है। इस वक्त जो पेट्रोल आपका महंगा हो रहा है उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत के पास जो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, डॉलर्स आ नहीं रहे। और फॉरेक्स का रेट आपने देखा है, उसको इन्होंने अभी कोशिश की है सऊदीया से थोड़ा बहुत बेल आउट 3 बिलियन का लेके और डेफर पेमेंट का कोई एग्रीमेंट या सेटलमेंट करके, जिसकी वजह से जो है वो डॉलर 170-71 के ऊपर आया। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। जब ये डॉलर मार्केट से खत्म हो जाएंगे तो डॉलर फिर एक मरतबा जंप लगाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हुकूमत की जो माशी टीम है
बल्कि हुकूमत की माशी टीम तो है ही नहीं ना। जी। अगर आपको नजर आ रहा हो कोई हुकूमत की अपनी या पीटीआई की माशी टीम है तो मुझे बताएं। सारे के सारे तो इन्होंने उधार लिए हुए, शौकत तरीन साहब, रजा बाकर साहब जो मेन जो लीड करते हैं। इसी तरीके से आप देखें एफबीआर वगैरह में तो सारे तो इन्होंने टेक्नोक्रेट्स उसमें रखे हुए हैं। तो अब आप टेक्नोक्रेट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चीजों को करें और इनकी क्या पॉलिसीज होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर आप बात करें तो रजा बाकिर साहब ने जो है वो आप देखें इतने सारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं जब 24-25 के, और उसके बावजूद जो है वो डॉलर इतना रेट हाइक क्रिएट कर रहा है, ये भी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि वो किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है। और जो भी वो लोग बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बयानात की हद तक, किताब कलम और कैलकुलेशंस की हद तक है। प्रैक्टिकली उनमें कोई नहीं है। इतने इतने लाख घर बन जाएंगे, इतनी नौकरियां मिल जाएंगी, इतने हजार लोग, इतने कारखाने रेडी हो गए, इतने कारखानों में नौकरियां मिल जाएंगी, इतने मतलब इस किस्म के आप सिर्फ बयानात सुनेंगे। आप जाके उनसे कहें कि यार हमें एक एक फिजिकल तो दिखाओ, तो फिर जो है ना इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो जब तक आपके पास प्रॉपर जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक ये महंगाई काबू करना आवाम के लिए मतलब परेशानी का बायस बनेगा। महंगाई हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस बनेगी, आवाम के लिए भी परेशानी का बायस बनेगी। लेकिन चौधरी साहब, फिर मसले का हल क्या तलाश किया जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, हुकूमत को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जी आईएमएफ के मामलात भी हैं और आईएमएफ की शराइत के ऊपर हुकूमत कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, बल्कि मनोअन उस पर अमल दरामद किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखें 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को आए हुए, जी। ठीक है ना, और आईएमएफ को बीच में लाने का एक बिल्कुल सेपरेट है। इनको आईएमएफ के चंगल से अब तक निकल जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। जो फोकसिंग पॉइंट्स हैं हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अब मुझे बताएं, चीनी है या आटा है, या चीनी 150 रुपए किलो से बढ़ गई है। इसी तरीके से आटे की अगर आप कीमत देखें, जो बुनियादी जरूरी अशिया है वो तो पाकिस्तान में होती है ना। चीनी तो पाकिस्तान में पैदा होती है, आटा पाकिस्तान में पैदा होता है। इसका डॉलर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्यों महंगा हो रहा है, किस बिल्कुल लिए महंगा ऐसा हो ही रहा है? है। जी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी सही नहीं है। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर को जिस तरीके से फोकस करना चाहिए था, एक गवर्नमेंट ने नहीं किया। जी। गवर्नमेंट अगर करती, आटे की पैदावार बढ़ा देती, इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम करती, उसमें आईटी और रेवोल्यूशनरी इकदाम किए जाते, किसान की रीच जो है वो परचेजर तक डायरेक्ट की जाती, मिडल मैन का खात्मा किया जाता, अच्छी क्वालिटी के सीड्स दिए जाते, तो इस तरीके से आपकी एग्रीकल्चर अगर बूस्ट कर जाती तो आपकी महंगाई जो जो को आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो आपका बहुत कम होता। इस वक्त तो पोजीशन ये हुई है भाई, 15,000 रुपए की तनख्वाह में लोग, मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार, जिंदा कैसे रहते होंगे। लोगों के तो घरों में फाके आ गए, और सफेद पोश बंदे की जिंदगी तो उससे ज्यादा अजाब हो गई है। वो तो सिलानी पे जाके खाना भी नहीं खा सकता यार। जी। वो तो 10 मरतबा सोचेगा छिपा के सामने खाना खाते हुए जाके कि यार दुनिया क्या बोलेगी। सफेद पोश आदमी तो मर गया है, चलो एक तो जिसको आदत हो गई है वो तो जाके खाना खा लेता होगा। 15,000 रुपए 16,000 रुपए आप तनख्वाह दे रहे हो, और उसमें से जो है ना उसने मकान का किराया भी दे रहे हैं, उसने ट्रांसपोर्ट। अब तो लोगों को, मुझे तो ये फिक्र पड़ रही है लोग आएंगे जाएंगे कैसे। वाकई ये साइकिल पे ला के छोड़ेंगे आवाम को कि पैदल आओ जाओ और साइकिल पे आओ? जिस तरीके से ये लोग महंगाई करते जा रहे हैं, और फिर इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है थोड़ी सी, दूसरों के ऊपर इल्जामात पे इल्जामात लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पिछली हुकूमतों का बोझ है। यार पिछली हुकूमतों का 3 साल बहुत होते हैं ना यार। 3 साल हम शॉर्ट टर्म मुद्दत बोलते हैं 3 साल को। जी। 3 साल में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे आपने क्या करना है? और आप अब बेवकूफ बना रहे हो आवाम को कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना वो कीमतें बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं लेकिन वो अप टू द मार्क आई हैं, पहले नीचे गई थी, ये भी तो बताओ। ये क्यों नहीं बता रहे लेकिन चौधरी साहब, आज ये भी प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल। साहब ने जो है वो खिताब किया है एक तकरीब से, और बाकायदा उन्होंने ये बात कही है कि आगे कुछ दिनों के अंदर जो है वो पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। और उन्होंने कहा इंटरनेशनली महंगाई हो रही है, और अब भी खित्ते में अगर जो है वो मवाजना कर लिया जाए तो पेट्रोल सबसे सस्ता अगर कहीं दस्तयाब है तो पाकिस्तान में दस्तयाब है। नहीं भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है मेरे ख्याल में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये बात की भी होगी तो ये हालिया इजाफे से पहले की होगी। जी। खित्ते में सबसे वो एक बड़ा एक
बिल्कुल अलग बहस शुरू हो जाएगी कि सस्ते की क्या डेफिनेशन है, फिर उस कीमत की क्या डेफिनेशन है, उस कीमत को आप किस रेट पे ले रहे हैं, डॉलर में ले रहे हैं, रुपीज में ले रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप जो है वो कीमत को लें रुपी में और इनकम गिने डॉलर में। जी तो दिस इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, वो बड़ी टेक्निकलिटीज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये कहना कि जी खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कीमतें कम हैं, तो ये प्रैक्टिकली या फैक्चुअली ये बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इस वक्त पोजीशन पाकिस्तान में जो महंगाई की जो हालत हो गई है, नो डाउट कि वर्ल्ड वाइड महंगाई हो रही है, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान में महंगाई जिस हद तक हुई है वो बिल्कुल एक एक अब मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है ना। जी अब जो बंदा कहे कि जी ऑस्ट्रेलिया में महंगाई पिछले 30 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे अगर पिछले 30 साल में महंगाई 8% रही है, तो इस मरतबा 10% हो गई तो वो 10 हो। हमारे यहाँ तो पहले ही 20% पे ये पड़ी हुई है ना। जी तो हमारे यहाँ का रिकॉर्ड टूटना और दूसरे का रिकॉर्ड टूटना, दिस इज वेरी डिफरेंट। और इंटरनेशनली जो है ना वो कोई इतनी, इंटरनेशनली तो उल्टा कसाद बाजारी है। मार्केट जो है ना वो बिल्कुल समझे ठंडी पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो इस वक्त रजा बाकर साहब ने और जो शौकत अली साहब है, इन्होंने इसको इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी बना दी है। अब अगर ये इम्पोर्ट कम करते हैं तो रोजगार खत्म होगा, ठीक है ना। और जी अगर ये इम्पोर्ट कम नहीं करते तो इनका जो है वो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये तो इनके लिए दो तरफा तलवार बन गई है ना, कि ना कम करते हुए इनकी बात बन रही है, ना बढ़ाते हुए बन रही है। कम करते हैं तो रोजगार खत्म होता है, बढ़ाते हैं तो डेफिसिट बढ़ता है। तो बहुत बड़े फंसे हुए हैं इस ऊपर हुकूमत, लेकिन और चौधरी बड़े साहब एक चीज तहकीक के के ऊपर जो साथ। है वो और बिल्कुल हुकूमत की कंसंट्रेशन नहीं है। हुकूमत चले ठीक है, कह देना बहुत आसान होता है कि खित्ते में ही पूरी महंगाई बढ़ रही है तो इसलिए पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन सर ये भी तो देखें ना कि दूसरे ममालिक के अंदर लोगों की आमदनी और उनके वसाइल में इजाफा करने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। पाकिस्तान में ऐसे कोई इकदाम दिखाई देते हैं आपको? नहीं नहीं, पाकिस्तान में ऐसे कोई इकदाम नहीं दिखाई देते। और सबसे मजे की और हैरानकुन बात मैं बताऊं, गवर्नमेंट का जब भी इस तरह का डेफिसिट आता है, जी बजट डेफिसिट, तो सबसे पहले ये लोग कट जो मारते हैं ना वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर मारते हैं। जो कि एजुकेशन का हो सकता है, जो सड़कें बनाने का हो सकता है, जो सेहत के हवाले से हो सकता है। इस वक्त जो जो सबसे बड़ा हुकूमत का, चाहे सूबाई हुकूमतें आप उठा लें या अगर आप वफाकी हुकूमतें उठा लें, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है हुकूमतों का वो है सैलरीज एंड पेंशन। जी ये सैलरीज और पेंशन जो है ना वो लेके बैठ गई है। हर हर मतलब सबसे बड़ा खर्चा जो है ना वो किसी भी हुकूमत का आप उठा लें, वो सैलरीज एंड पेंशन है, इनसे वही पूरी नहीं हो रही है। तो ये आगे क्या चीजें पूरी करेंगे, रोजगार क्या देंगे? बट रोजगार आता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से। जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका जो है वो बढ़ नहीं रहा, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप इंपोर्ट को अपनी कर्टेल करने की पोजीशन में नहीं हो। आप इंपोर्ट कट डाउन करोगे, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हिल रही है जी वो भी बैठ जाएगी, क्योंकि हमारी सारी इकोनॉमी का दारोमदार ही इम्पोर्टेड अशिया के ऊपर है। हमारे जो है ना वो मार्केटें बढ़ी हुई हैं इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स के साथ। हमारी जो है वो गाड़ियां बिक रही हैं बाहर वाली। तो मतलब ये है कि अगर आप इंपोर्ट को कट करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी इकोनॉमी को कट कर रहे हैं। तो सबसे जो बचने का जो रास्ता है ना, मैं आपको वाहिद हल बता रहा हूँ कि दो चीजें गवर्नमेंट को सबसे पहले करनी होंगी। एक तो ज़रूरी इस्लाहात, और दूसरा जो है वो ये जो आपको फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना है। जी तो उसके लिए आपको अपना जो 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 ट्रैवल एंड टूरिज्म है, हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, इनको मार्केट करना होगा, जैसे टर्की ने किया है, जैसे थाईलैंड ने किया है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया है, जैसे अजरबैजान में बाकू ने किया है। ये ममालिक ने अपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म से एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये दो ऐसे वेन्यूज हैं जहां से हुकूमत के पास इतना स्कोप है कि इनको सऊदीया के पास जाके भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इनको दूसरे आईएमएफ के पास जाके खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पिछले साल भी यही हाल होना था। जी जो इस साल हुआ है ना, जो इस मरतबा महंगाई हुई है, पिछले साल भी यही होनी थी। लेकिन इनकी बचत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो गई कि लास्ट टाइम जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई थी। उसमें नो डाउट के जो एफएटीएफ का रोल था, उन्होंने जो पाबंदियां वगैरह गवर्नमेंट से तजावीज़ की दी थी कि आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, उसके नतीजे में हुंडी हवाले की जो है वो हौसला शिकनी हुई, अकाउंट्स की पूछगछ शुरू होने लग गई। पैसे आप जमा कराने जाए तो वो पूछते हैं। तो इस जी तरह से लोग जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसे भेजने लग गए, तो रेमिटेंसेस बढ़ गई। उस रेमिटेंसेस की वजह से आप, और वो एक्सपोर्ट से आपकी रेमिटेंसेस बढ़ गई। तो इसी तरीके से अगर आपको एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस के साथ साथ अगर आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर जो है ना वो ग्रो कर जाता है ना,
तो उसमें बहुत हमारे पास मार्जिन है। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, जी इसको गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है, लेकिन उस तरीके से अग्रेसिवली फोकस नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। जैसे अगर इसके करना ऊपर चाहिए। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ 6 महीने जी में ये लोग कर लेना, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि ये महंगाई भी कम हो जाएगी और मसाइल भी हल हो जाएंगे। मसाइल भी ये हल हो दो चीजों जाएंगे। के ऊपर इकदाम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जी और ये अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर मौशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह इकोनॉमी बेहतर हो सकती है और किस तरह महंगाई को कम करने के लिए जो हुकूमती इकदाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अगर कहीं इकदाम की जरा सी भी नीयत मौजूद है, अगर कहीं आवाम को रिलीफ देने की जरा सी नीयत मौजूद है, तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और इन दो सेक्टर्स को जो है वो हाईलाइट करना चाहिए, इन दो सेक्टर्स पर इकदाम करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी चाहिए, तो महंगाई भी कम हो सकती है और हालात भी बेहतर हो सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ हुकूमती और कुछ ऑपोजिशन अरकान का मौकिफ जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो सूरत हाल पाकिस्तान में जन्म ले चुकी है उसको हर लिहाज से अंधोनाक, खौफनाक और इसी तरह की दीगर अलकाबात से नवाजा जा रहा है। आगे आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल वाज़ेह होने वाली है, क्योंकि मजीद अगर महंगाई हुई तो उसके बाद सूरत हाल खुद हुकूमत के हाथ से भी निकलती हुई दिखाई देगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं एजाज खान सवाती साहब। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। एजाज भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर, इस तरह तब्दीली या इस तरह का नया पाकिस्तान तो अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जिस तरह का हमें मिला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले होता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, बिल्कुल आज जिस क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, आवाम गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि महंगाई नहीं है तो ये कहना तो बिल्कुल मैं समझता हूँ झूठ होगा। महंगाई है, यकीनन है, लेकिन हमें इन असबाब पर भी सोचना होगा कि इस वक्त महंगाई क्या सिर्फ हमें मुतासिर कर रही है, क्या सिर्फ पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। अगर हम थोड़ा सा पूरी दुनिया को देखें तो फिर मैं समझता हूँ कि हम सबका जवाब होगा नहीं। दुनिया की वो मईशतें जिनमें कभी महंगाई नहीं हुआ करती थी, आप इस वक्त देखें पूरी दुनिया दो क्राइसिस का शिकार है, एक महंगाई, एक बेरोजगारी। तो इन क्राइसिस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बदकिस्मती से हम चूंकि गरीब मुल्क हैं पहले से ही, तो हम ज्यादा हम पर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है तो अली भाई ऐसा हरगिज नहीं है। आप पूरी दुनिया के आदाद शुमार उठाकर देखें, पूरी दुनिया के आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें, उनके चैनल्स उठाकर देखें, तो महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। लेकिन एजाज खान सवाती साहब, देखिए कहना बहुत आसान है कि पूरे खित्ते में जो है वो महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में भी इसलिए महंगाई हो रही है, लेकिन सर पूरे खित्ते की अगर आप बात करेंगे, दूसरे ममालिक ने लोगों की आमदनी में इजाफा करने के लिए भी इकदाम किए हैं जो अब तक हुकूमत की जानिब से दिखाई नहीं दिए। सर ठीक है अली भाई, अब आ जाते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि पहले पॉइंट पर आप भी मुत्तफिक हैं, मैं भी मुत्तफिक हूं कि पूरी दुनिया में महंगाई है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर कि हमें हमें आवाम की आमदन में इजाफा करना होगा। बिल्कुल, मैं आपके मौकफ की बिल्कुल तायद करता हूं, मेरा भी ये पॉइंट है। हमें अपनी गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है चाहिए और हम जी एजाज खान सवाती साहब दोबारा आ गए। जी सर। जी मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल पहले पॉइंट पर आप भी मुत्तफिक हैं, मैं भी मुत्तफिक हूं, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। यकीनन हमें आमदनी में इजाफा करना होगा अपनी आवाम का। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी और ये इसके लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त हम पूरी में कौम, तमाम पार्टियों को यकजा होकर यह सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया जिस क्राइसिस का शिकार है, हम भी उससे किस तरीके से निकल सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें ठीक है, ऑपोजिशन का भी मौक़िफ़ जानना जो है वो बिल्कुल जरूरी होता है। इस वक्त अली अकबर गुज्जर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अली भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सूरत हाल के अंदर? सर पेट्रोल रात को 138 था, सुबह 145 हो गया। पहली तारीख को पेट्रोल बढ़ने की जो समरी थी वो मुस्तरद हुई, 5 तारीख को अचानक रात में वो समरी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई। ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर?
बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। ये मुझे तो ये बताएं कि पहले आप दोनों बंदे मिली भगत से, ये जो कौन कह रहा था कि आप भी मुत्तफिक हैं और मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ? सर, मुत्तफिक अगर कोई जाती तौर पर समझ ले कि मैं किसी की बात से मुत्तफिक हूं, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, वो उनका अपना नजरिया है। लेकिन ना ये दोनों ने, मेरा ख्याल आपने कहा है, मैं सुन रहा था। नहीं, एजाज खान सवाती साहब ने ये बात कही है। एजाज खान सवाती साहब ने कही है, लेकिन आप उसके साथ मुत्तफिक हो गए या नहीं? अभी मुझे ये पहले बता दीजिएगा। सर पहले मैं ऑपोजिशन का मौकिफ ले लूं, फिर मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा सर। हाँ, अभी सुने, मेरी बात सुने। ये बेसिकली बातें करते हैं, ये मैंने थोड़ी सी बात सुनी इस वजह से कि पहले आपने मुझे साथ में लिया था कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। पहले तो इनको देखें भैया, कल बात वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, इंडिया को कंपेयर कर रहे थे, और भी कई कंट्रीज की उन्होंने बात की। इनसे पूछे जरा, इनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछें, ये बेचारे स्वाति साहब की तो मैं बात नहीं करता इस वजह से कि वो आपकी करेंसी जो है, आपका रुपया जो है, वो तो अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुका है। जो मुल्क जो था 42 ईयर से जंगी हालात में रहा है, जिसने 1979 कम से कम 40 साल से ऊपर हो गए वो जंग में चल रहा था, उससे आपका रुपया आपका अफगान करेंसी से नीचे जा चुका है। आप बांग्लादेश, जिसको आप लाइबिलिटीज हमारे पाकिस्तानी लोग भाई समझते थे, आज उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है, ज्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, उनकी रिजर्व हमसे ज्यादा है, और इंडिया के साथ तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं रहा। अभी तो आप वहां पहुंच गए। इंडिया के उसकी करेंसी के मुकाबले में आपका रुपया कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो आप उनकी करेंसी में अभी नेट पे चेक करें कि उनके वहां पे उसके बांग्लादेश के पैसे के मुताबिक कितने का है। आप रुपयों को क्यों कंपेयर करेंगे? आप डॉलर की बात करेंगे। आपने पाकिस्तान की करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया रुपए का। आपने इस मुल्क की इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने इस मुल्क के अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर आप कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई। कहाँ महंगाई है? आप यहाँ लोगों के पास पीने का पानी यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पे डेंगू इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके कंट्रोल में कोई अदारा, इनके पास सिस्टम इनके पास कोई है नहीं है। चीनी जो थी 45 रुपए किलो वाली, आज 130-35 KPK में मिल रही है। आज यहाँ पे खाने का घी जो था 135 रुपए किलो था, आज 350 रुपए किलो हो चुका है। और कौन सी चीज है जो इनके कंट्रोल में? कोई बात तो बताए ना। प्राइम मिनिस्टर किसी बात पे वो एक्शन लेते हैं, कहते हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो वो चीजें महंगी हो जाती हैं। ये चोरों का, डाकुओं का टोला जो है, सारा करप्ट टोला इनके साथ बैठा हुआ है। चीनी माफिया इनके साथ बैठा हुआ है, गंदम और आटा माफिया इनके साथ बैठा हुआ है, जबकि वो घी माफिया इनके, पेट्रोल डीजल माफिया इनके साथ है। तो ये कौन चोरों डाकुओं को तो खान साहब ने अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है, और उनके सरगना जो है वो सबसे बड़े सरगना तो इमरान खान साहब है। इनके पास कोई टीम नहीं है काम करने वाली। बिल्कुल, चले मैं इसका जवाब ले लूं अली अकबर जी, मैं जरा जवाब ले लूंगा सर। जी, पूरी बात सुन लूंगा मैं आपकी सर। जी, पूरी बात सुने जी। ये पाकिस्तान की 74 साल तारीख में बदतरीन हुकूमत आई है, जो नालायक तरीन है, जिसके पास कोई टीम नहीं है काम करने वाली। ये बातें करने से तो काम नहीं होता आपके साथ। आप 126 दिन धरना देके बैठे रहे, कंटेनर पे चढ़ गए। आप गालियां देते थे, उस वक्त कहते थे कि एक रुपया बढ़ता है तो कितने अरबों रुपए का हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता है, और प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। अगर पेट्रोल की कीमत एक रुपया बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में और भी सवाल आएंगे गुजर साहब, मैं आगे भी आपको टाइम दूंगा सर, मैं बिल्कुल पूछ लेता हूँ। जी एजाज खान सवाती साहब, जी सवाती साहब, सर कोई कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? सर जो मामला उन्होंने गिनवाए हैं, कहीं ना कहीं सर वो ग्राउंड रियलिटी पर पूरा उतरते हैं। गुज्जर साहब को मेरा सलाम दे और उनको खामोश करें, मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ। जी 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 बिल्कुल सर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें अली भाई, बात यह है कि गुज्जर साहब ने ठीक कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये बदतरीज महंगाई होती चली आई है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये महंगाई सिर्फ आज पहली दफा नहीं हुई। पहली दफा सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, पहली दफा पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आई है। और महंगाई बदतरीज, अगर आप सारे अदवार उठाकर देखें, इससे पहले मुस्लिम लीग नून का दौर उठाकर देखें तो वो पीपल्स पार्टी के दौर से महंगा था। पीपल्स पार्टी का दौर उठा के देखें, वो इतना महंगा तो कोई दौर नहीं था एजाज भाई, ये भी तो थोड़ा सा देखें ना सर। 10%, 15% यहाँ तो सर 75% महंगाई बढ़ गई है। अली भाई, दुनिया में 2 साल तक कवर्ड नहीं आया, दुनिया में 2 साल तक कवर्ड, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, दुनिया में 2 साल तक जिंदगी मफलूज नहीं रही, पूरी दुनिया में ये पहली दफा हुआ। आज अरब ममालिक देखें वो कहां पहुंच गए हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज देखें, बेरोजगारी जो इस दुनिया ने अपनी लपेट में लिया है, ऑर्डर्स बंद हो गए। तो क्या ये हम इसका शिकार हैं? सिर्फ पूरी दुनिया है। अब आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, जब ऑर्डर्स मिलना बंद हो चुके हैं तो सर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रही है, ये भी तो बता देना सर। देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे फैब्रिक के मामले में कपड़ा हमारा
हम दुनिया को भेजते हैं, इसमें डिमांड्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब आपकी ट्रांसपोर्ट बंद होती है, शिपिंग बंद होती है, तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल वो अपनी जगह पर है, लेकिन महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया में महंगाई आई है। अली अकबर गुज्जर साहब इसको हमारी हुकूमत की तरफ इस मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप उठाकर देखें तो महंगाई तो हर हुकूमत में। अब मुझे बताएं इनके पास क्या फार्मूला है? क्या जब ये हुकूमत में आए या कोई और हुकूमत में आएंगे, क्या ये डॉलर उन्होंने पूरी बात आपकी सुनी है, मैं बिल्कुल आऊंगा आपकी तरफ। जी नहीं हो सकता ऐसा भाई, जो दुनिया आपको आपका डॉलर महंगा होगा। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश का रुपया भाई अभी क्या 1 साल में बढ़ा है? अफगानिस्तान का 1 साल में बढ़ा है? भाई ये आपकी हुकूमत में भी हमारे रुपया से इनकी कीमत ज्यादा थी। आप भी तो कुछ सोच समझ कर बोले अली भाई, ये अभी बढ़ा है। आप इस तरह करें, 2018 से पहले के स्टेटस उठाकर देखें और बताएं कि अफगानिस्तान का रुपया क्या था और बांग्लादेश का क्या था। आप 2018 से पहले का बता दें, चले इसका जवाब दे दें। अच्छा तो सर ये जी गुजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुजर साहब फरमाइए। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, मेरी बात सुने। एजाज मेरा भाई है, बड़ा हमारा जिम्मेदार आदमी है, लेकिन ये पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा है। पीटीआई किसी को अल्लाह माफ करे, कम से कम मुझे शर्म आती है बात करते हुए। मैं इनसे नहीं पूछ रहा, एजाज से नहीं पूछ रहा, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इनसे लोगों से पूछे, इनके जिम्मेदार जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते थे, ये मुझे पता 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है, ठीक है जी। उसको बने हुए हो गए 25 जुलाई 2018 को कितने साल हो गए? 71 ईयर्स। 71 ईयर्स में अगर वहां से चीनी का रेट 4 आने 8 आने या 1 रुपया था, वो महंगाई होती 71 सालों में हुई है 45 रुपए किलो। अच्छा, 71 सालों में 45 रुपए किलो की सारी हुकूमतों को डालने बीच में से, जिसने पाकिस्तान टूट गया, आधा हो गया, उसको भी बीच में डालने, सुन ले। और आटा जो चला था, वहां से गंदम चली थी 4-8 आने से शुरू होके आई थी, वहां पे आटा आया था हमारा 35 रुपए किलो। बिल्कुल पूछ लें, किसी से आप पूछ लें, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आप कर लें। जी मैं बिल्कुल इसको वेरीफाई कर लूंगा, आप बेफिक्र हो। 71 सालों में घी जो था, खाने वाला तेल जो होता है, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं, वो 135 रुपए किलो था। 71 सालों की पूरी महंगाई, सबकी बुराइयां सारी एक जगह इकट्ठी कर लें। लेकिन ये 25 जुलाई 2018 के बाद इनसे पूछें कि ये कौन से 71 साल, 3 साल का दौरानिया लगाएं। चीनी आज कितने रुपए किलो है आपके नाम? कितने रुपए किलो है? पेट्रोल कितने में मिल रहा? पेट्रोल को आप छोड़ दें, आटा, चीनी, चावल, दालों की कीमतें आप मुझे बता दें। 71 साल की महंगाई एक तरफ, ये 3 साल की महंगाई एक तरफ, बाकी दुनिया में कहाँ होता है? इनसे मैं पूछूं 2018 में से पहले डॉलर के रेट क्या थे? हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते थे मसनूई तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उसको रोका हुआ, तो भाई मसनूई तौर पे भी कभी रुकती हैं चीजें, सिस्टम चलता रहता है। ये हिकमत अमली आपकी, कोई इनके पास कोई बंदे एक्सपर्ट नहीं है। 3-4 वजीर दाखिला इन्होंने बदल लिए हैं, इनके पास कोई बंदा नहीं है। पूरा जोर लगा लिया है, इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लोगों ने अपने घरों में, लोगों भूखे मर रहे हैं, लोगों के बच्चों की सूरत हाल क्या है। ये वक्त बड़ी जल्द आ जाएगा एजाज स्वाति साहब, मैं आपको बता दूं, आपको, आप मेहरबानी करेंगे, आप भाई हैं हमारे, ये वक्त आ जाएगा कि ये लोग, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने कभी नेगेटिव सियासत नहीं की, ना हमने लोगों को इस बात पे उकसाया। चले मैं जरा जवाब ले लूं सर उनसे। जी नहीं सर, जवाब क्या लेना आप इस बात को? अली भाई मेरी बात सुने जी, इनसे किसी से पूछे, आप इसको पूछे तो सही, 71 साल और 3 साल में बराबर है क्या? चले मैं पूछ तो लूं ना सर, एटलीस्ट जो सवाल आपने छोड़े मैं उनसे पूछूंगा ना। सिर्फ महंगाई करने के अलावा वो बैठे हुए किराए के लोग लाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है। स्टेट बैंक में लोग वो बिठाए हुए हैं, IMF के लोग बिठाए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग आपने बिठा के सब जगह पे बिठा के उनकी मर्जियों पे काम चल रहा है। इनके बस में कुछ नहीं, इनके पास है कुछ नहीं। चले ठीक है, एजाज भाई बताइएगा सर, क्या आप लोगों की बस में कुछ भी नहीं है सर? मतलब इतनी खोखली हुकूमत चला रहे हैं आप लोग। देखें अली भाई, अली गुज्जर साहब निहायत मोहतरम है, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन अली गुज्जर साहब बड़े मासूम नहीं है, लेकिन बात इन्होंने बड़ी मासूमाना की है। यानी कि 5 साल जो पिछले आपने हुकूमत की और उससे पिछले साल 5 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 10 साल में आप लोग कर्जे लें, अयाशियां करें, उसके बाद 1 रुपया दुनिया को वापसी ना करें, और जब हमारी हुकूमत आए अब हम वापसी कर रहे हैं, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी पहले तो हम बढ़िया अयाशियां सऊदी अरब से भी कर्जा ही लिया ना सर, कोई मीठा पान तो नहीं मंगवाया आप लोगों ने वहां से? अयाशियां किस तरीके से की है आप ये भी तो देखें कि आपने इस कौम को भिखारी बना दिया, आपने इस कौम को फकीर बना दिया। हम इस कौम को खड़ा करने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से कवर्ड ने हमें आकर मुतासिर किया। हमें क्या इल्म था? पूरी दुनिया एजाज भाई कब तक कोविड के पर्दे के पीछे छुपते रहेंगे सर? कोविड 1 साल रहा, 2 साल रहा,
सर आप लोगों ने तो नहीं, लॉकडाउन इनका- किया ही नहीं यहाँ पे, आप लोग क्या बात कर रहे हैं एजाज सर भाई? ये तीसरा साल उनसे- कवर्ड ने स्टार्ट कर लिया यार, आपका। हम इनको- पाँव पे कैसे खड़े होंगे, पैरों पे कैसे खड़े होंगे? कवर्ड हमें हिलने नहीं दे रहा। पूरी दुनिया मुतासिर है, हम मुतासिर चले, नहीं है। और एक एजाज भाई, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं भी आपको देता हूँ सर, एक ब्रेकिंग न्यूज सर, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं भी आपको देता हूँ सर। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट अमेरिका में, की तारीख उठाकर देखें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है एजाज भाई, ब्रेकिंग न्यूज सुन ले सर आप पहले। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, खास तौर पर जाहिर सी बात है आप हुक्मरान जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि आज के दिन ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत है वो $60 नीचे आई है सर। अब बताइएगा सर, अब भी क्या पेट्रोल महंगा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है? देखें मेरे इल्म में नहीं है अली भाई, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है और बढ़ी है तो फिर मैं समझता हूँ ज्यादती है, फिर मैं भी समझता हूँ ज्यादती है, फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे इल्म में नहीं है, आप कह रहे हैं तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जी जी अगर बिल्कुल पेट्रोल चेक करें की सर, कीमत वेरीफाई कर कम लें हुई- आप। मैं बवांगे दहल मुसद्दिका सराय से ये बात कर रहा हूँ सर। अगर आपकी बात कंफर्म है कि वाकई कम हुआ है तो फिर ज्यादती है। चले ठीक है, चले मान लिया गुजर साहब, उन्होंने मान लिया कि अगर वहां इंटरनेशनल मार्केट में $60 नीचे आया है तो जी ज्यादती है। आज ओगरा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। फिर ओगरा के फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मिसमैनेज किया इस मामले को, और जो इनके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड कर रहे हैं सर। नहीं, जो मिसगाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ भी होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जी गुजर साहब, कार्रवाई का मुतालबा करवा दिया सर, और हुक्म करें, क्या मामला दिखाई दे रहे हैं आपको सर? जो आप कहना चाहते थे वो उन्होंने एज इट इज कह दिया जी। नहीं एज इट इज नहीं, मेरी कोई जाती मुखालफत नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम आवाम हैं, हम आम लोग हैं, हम पब्लिक में से हैं, हम वोट लेते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम वार्ड से लेके यूनियन काउंसिल से लेके एमपीएस एमएनएस के हम इलेक्शन लड़ते, सारी जिंदगी हमने सियासत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दुख है अपनी आवाम का, पाकिस्तानी कौम का, लेकिन ये बातें करने से तो नहीं चलेगा। ये कर्जों की मेरे भाई ने बात की, आप रिकॉर्ड निकालें अली भाई, आप रिकॉर्ड निकाल लें। अभी 25 जुलाई 2018 तक के पाकिस्तान के कर्जे कितने 2500 अरब रुपए हमारे कर्जे थे उस वक्त, सबके डाले हुए पूरे। मैं फिर तो गुजर साहब एज इट इज आपने जो उनको हुक्म किया उन्होंने उसकी तामील की है ना जी, वो हो तो गया सर जी। गुजर साहब सालाना गुजर साहब सूद का भी बता देना कि उसमें सूद सालाना कितना है जो हम पे करते हैं। जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी सूद भी तो बता दें कि कर्जा तो ले लिया, सूद नहीं बता रहे अवाम को। अली भाई सुन लें, मैंने इनको बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हमने जब ये 25 जुलाई जब खान साहब को, मोहतरम एजाज साहब की पार्टी के लोगों को दी, एजाज तो हम मेरे जैसा ही आदमी है, कराची हम सिंध के लोग हैं यहाँ के, तो वो जब हम थे तो 2500 अरब रुपए हमारे पे कर्ज था। ठीक है, सारे का सारा पूरे पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी को भी डाले, उनको भी हमने 10 अरब लिया था, उससे पहले 15 अरब थे। ठीक है, 30 अरब से ज्यादा था अली भाई, 2500 अरब। देखिए वो रिकॉर्ड पे आप उन्होंने देखिए खान साहब ने ये पहली स्पीच में कहा था कि 30,000 अरब कर्जा हो चुका है। अच्छा देखो सुने, मैं बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने 3 सालों में लिए 1500 अरब रुपया कर्जा ले लिया। 1500 और 2500 में 25,000 अरब में 15,000 अरब में कितना फर्क आता है जी। इन्होंने 3 सालों में ले लिया है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक ही अली भाई 30,000 अरब था अली भाई। जी बिल्कुल सर, मैंने क्लियर कर दिया उनको कि 30,000 अरब कर्जा मौजूद था जब मौजूदा हुकूमत आई थी सर। 100 नहीं था। हमने तो गुजर साहब 100 नहीं, अच्छा अभी जी सर मान लिया उन्होंने, मान लिया एजाज भाई, मान लिया जी सर। हमने जो कर्ज लिए थे, पैसे लिए थे, हमने 1700 किलोमीटर लंबे बनाए थे, मोटरवे पाकिस्तान के अंदर बनाए हमने। 12,000 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाए हमने पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा सी पैक, कौन सा काम जो हमने अस्पताल कितने बनाए गुजर साहब आपने? हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह हमने हेल्थ पे और एजुकेशन पे जितना काम किया वो पाकिस्तान की तारीख में। उंगलियों में थोड़ा गिनवा दें सर, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो रही है आजकल जी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको उंगलियों पे नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। आप किसी दिन रखें प्रोग्राम, मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं आपने मुझे ले लिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने काम किया है, इन्होंने कभी एक ईंट भी नहीं लगी पाकिस्तान में, कोई मेगा प्रोजेक्ट एक भी नहीं लगा। अली भाई मुझसे जवाब जरूर लीजिए। बिल्कुल जी। ये वक्त बता देगा। अब वक्त रह गया थोड़ा, हम चाहते हैं कि ये वक्त पूरा करें, थोड़ा और 6 महीने साल निकालें। अल्लाह करे कि इनको टाइम मिल गया, और हम भी चाहते हैं कि मिले। और ये लोगों के अंदर एक्सपोज हो चुके हैं, लोग इनको मारेंगे घरों से निकाल कर, मैं आपको बता दूं जी। एजाज भाई सर तैयार हैं इस तरह की सूरत हाल के लिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आती है तो? अली भाई देखें, लोग मरेंगे, जब लोग मरते हुए चलेंगे तो लोग गिराव करेंगे और इन लोगों को घरों से निकाल कर लोग मारेंगे। अच्छा, लेकिन हम इस नेगेटिव काम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। चले लोगों को आज इन्होंने उस मैच में पहुंचा दिया। चले ठीक है, मैं जरा इसका जवाब ले लूं ना एजाज भाई से। जी एजाज भाई सर, आपके रहनुमा तैयार हैं सूरत हाल के लिए? साहब की
मजबूरी है, जाहिर है अपनी अपनी। अच्छा अली भाई देखें, गुज्जर साहब ने खुद मान लिया कि चलें फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। मैं तो गाड़ी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2500 अरब रुपए, मैं कह रहा हूं 2500 अरब नहीं था सर, 30,000 अरब था जब ये हुकूमत आई थी सर, ये खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बताया था सर। 25,000 अरब। मुझे अली भाई देखें अली जी बोलिए। अच्छा ओके जी, अली भाई 30 से 32,000 अरब मान लिया ना इन्होंने कि कर्जा था ना। बिल्कुल था। अब मुझे ये बताएं, इन्हीं से पूछ लें जो रोडे बनाए। अली भाई मुझे इजाजत तो दें, जी मुझे सर, इजाजत बिल्कुल दें। अपना जवाब मुकम्मल करें। फिर आप जवाब, जी गुजर साहब मैं दोबारा आपको टाइम दूंगा सर, मैं जरा उनसे जवाब ले लूं। जी अब मुझे ये बता दें कि ये तो इन्होंने मान लिया, इनसे हाथ के हाथ ये पूछ लें कि जो 30-35 हजार अरब का कर्जा लिया था 2018 में, सालाना उसकी सूद कितनी थी और वो किसने देनी? नहीं सुने, मैं आप क्लियर कीजिएगा गुजर साहब, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा सर। मेरी अर्ज सुने, मेरा जवाब अली भाई आपके लिए सवाल है, मेरा सवाल ले लें कि हमारी मईशत का टोटल हमारे पास कितना टैक्स जमा होता है, हमने सालाना सूद कितना देना है, हमने इदारों को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। ये जो सालाना सूद इसके लिए कि आप लोग करके गए थे, कर्जा तो आपने ले लिया, लेकिन जो सालाना सूद पे करना था उसके लिए आप इस मुल्क को, इस कौम को क्या फार्मूला देकर गए थे, वो बता दें, बस आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। अली भाई मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि जब हमारी हुकूमत थी 70 साल 71 सालों में कर्ज जो थे पहुंचे थे 25,000 अरब रुपया, ठीक है, पाकिस्तान पे था। ये रिकॉर्ड पे आप देख लीजिएगा, उसको मैं चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने सारे उसमें से सब हुकूमतों ने लिए 25,000 अरब रुपया पाकिस्तान पे कर्जा था 25 जुलाई 2018 से पहले, ठीक है। बिल्कुल अब इनसे पूछ लें, उसमें सूद देना जो भी करना, जो कर्ज था सबका, पीपल्स पार्टी का भी था, हमारा भी था, सबने था, ठीक है। उसमें से देना कितना था सालाना, बस वो बता दें अकबर साहब। जी गुजर साहब, किसने देना था और कितना देना है? अरे यार मेरी बात सुन लो, अभी मेरी बात, किसी ने तो देना था ना। जी सर, किसी ने तो देना था। गुजर साहब बताइए सर, किसी को तो देना था, पॉइंट उनका वैलिड है। अच्छा इनसे ये पूछ लो, देना तो हमने स्टेट ने देना है ना। अभी 25,000 अरब मैं कह रहा हूँ, आपने 3 सालों में ले लिया है, 1,500 अरब और ऊपर ले लिया है। ये आपके तो सर वो सूद भरना है ना, जो आप लोगों ने कर्जा लिया उसका सूद तो भरना है ना। सूद भरना, क्या करें, करप्ट हो जाए? कर्जा लिया है आपने 1,500 रुपए का, 2,500 से 1,500। तो सर वो कर्जा इसीलिए लिया है कि वो सूद देना था ना। थोड़ा सा रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कीजिएगा। 25,000 अरब की आप बात कर रहे हैं, जबकि खान साहब की पहली स्पीच में, दोबारा आऊंगा सर, खान साहब ने पहली स्पीच में ही कह दिया था 30,000 अरब। एजाज भाई मेरी बात, सॉरी अली भाई मेरी बात, जी सर, जी खान साहब के नॉलेज की ये बात है। खान साहब तो कह देते हैं जर्मन और जापान की सरहदें इकट्ठी मिलती हैं। इस खान साहब की बात करते हैं, खान साहब कहते हैं पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम है। आप इन खान साहब की बात करते हैं, खान साहब कहते हैं मुझे डॉलर महंगा होता, मुझे टीवी से पता चलता, मुझे पता नहीं है। रुपए की कीमत गिर गई है, मुझे पता नहीं है। वो तो टीवी पे देख के उनकी वाइफ बताती है उनको क्या हुआ, तो आप उनकी बात ना करें। वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। तो चले, असद उमर साहब का भी यही स्टेटमेंट था कि असद उमर साहब को कॉम्पिटेंट आदमी नहीं समझते आप। सुने नहीं, मैं समझता हूँ कि ये रिकॉर्ड पे बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा जी। वो खान साहब ही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं। खान साहब कहते हैं जर्मन और जापान की। चलें ठीक है जी, खान साहब ने कह दिया, आप उनके स्टेटमेंट को सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है, खान साहब ने बोल दिया सर। असद उमर साहब को तो कॉम्पिटेंट आदमी समझेंगे ना आप। असद उमर साहब तो पढ़े लिखे आदमी, आपके खुद के लोग बोलते हैं सर। असद उमर साहब पढ़े लिखे थे, खुद ही उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर उनको हटा के साइड में बिठा दिया। तो ये पढ़े लिखे की ये बात थी, पहले खुद साहब फिलासफर बने हुए थे, वो खुदे लैन लग के, वो अभी दूसरे आए 2-3 आ गए, अगली बात कीजिए किसी और के साथ। आप इनकी बात को कैसे सीरियस लेंगे? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है जो खान साहब बोलते थे? खान साहब तो बोलते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। 15,000 अरब कर्जा ले लिया। खान साहब से पूछेगा क्यों आपने कहा थी, तो इसकी बात पे आप यकीन करेंगे। खान साहब क्या क्या कहते थे, आप लोगों के लिए क्या बातें करते थे। आज कोई बात इनकी पूरी हुई कभी आज तक जिंदगी में? तो उसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा, कौन मानेगा? अब लोगों को अब ये कोविड लेके आ गए। पहले इनके पीछे था कि मियां नवाज शरीफ ने सब कुछ किया है, मुस्लिम लीग नून ने सब कुछ किया है। चलो आज इनको ये तो पता चल गया कि कब तक आप लोगों को इल्जाम तराशी की सियासत करोगे? खुदा के वास्ते तवज्जो दो। खान साहब से कहिए, उनकी टीम से मैं ख्वाज साहब से कहता हूँ, एजाज के और मेरे बस की, एजाज के बस की बात थोड़ी है ये हमारे के हम कहेंगे। उनको चाहिए, हम ये आम बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं कि अगर अल्लाह करे वहां तक पहुंचे और हुकूमत वक्त को जो भी है, जिस भी है, वो सिलेक्टर है, सिलेक्टेड वजीर आजम या सिलेक्टर्स को सबको चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करें, लोगों के लिए, जिंदगियों के लिए आसानियां पैदा करें। वरना खुदा न खासा अल्लाह न करे इस मुल्क के अंदर इंतशार शुरू हो जाएगा। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। खुदा के लिए अली भाई, ये आप लोगों के तक आप
सब लोगों को ये बताएंगे इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगा, और आप इस तरह से ये बातें कर करके ये झूठ बोल बोल के लोगों को चक्कर देने का वक्त निकल चुका है अभी। चले ठीक हो गया सर, अब टाइम जरा मुख्तसर है अली अकबर गुजर साहब जी। चले ठीक है जी एजाज खान सवाती साहब क्या कहेंगे सर? देखिए उन्होंने जो पॉइंट उठाया है, देखिए बहुत वक्त सर्फ होता है ऑपोजिशन को जवाब देने में। फरूख हबीब साहब आज भी यही कहते हैं ऑपोजिशन जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन सर वो भी ये बात जानते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर प्राइसेस कम हुए हैं और पाकिस्तान में इंक्रीज हो गए। तो सर अब इसके ऊपर थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं क्योंकि सूरत हाल वाकई आगे अच्छी नहीं है सर। मुझे चैंबर ऑफ कॉमर्स से ये इत्तलात आ रही है कि अगले 6 महीने में मजीद तबीयत साफ हो जाएगी अवाम की। अली भाई मैं अपनी बात दोबारा दोहराता हूं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो उन लोगों ने जिन्होंने इसको सही ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जाते जाते अली अकबर गुज्जर साहब के साथ निहायत इज्जत एहतराम के साथ मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि इन्होंने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत ने 15,000 अरब कर्जे लिए हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत फैक्ट एंड फिगर बताया है इन्होंने। मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं आप अलग से प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं, ये साबित करने कि हमने 15,000 मैं एजाज भाई आपको भी दावत देता हूं और अली अकबर गुज्जर भाई को भी दावत देता हूं कि वो आए और रिकॉर्ड लेकर आए सर जी। मैं चैलेंज देता हूं आपकी तवज्जुह से, ये भी आ जाए, मैं भी आ जाता हूं। 15,000 अरब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्जे लिए हैं तो मैं सरेआम सबके सामने इनसे माफी मांगूंगा, सियासत छोड़ने का भी ऐलान करूंगा। ये अगर ये साबित ना कर सके तो इनसे पूछेंगे फिर क्या करेंगे। चले ठीक है अली अकबर गुज्जर साहब कंक्लूड कर दीजिएगा सर जी। अली भाई मेरा नंबर इनको इनका नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं इनको भिजवाता हूँ, इनके फैक्ट एंड फिगर देता हूँ। चले ठीक है, मैं प्रोग्राम सजाऊंगा सर यहाँ पे। आप दोनों रहनुमाओं को मैं दावत देता हूँ कि सर यहाँ प्रोग्राम में आए, अपने अपने रिकॉर्ड्स लेकर आए और फिर देख लेते हैं कि कौन सियासत छोड़ता है और कौन किससे माफी मांगता है। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुज्जर साहब मुस्लिम लीग नून से, और एजाज खान सवाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। सूरत हाल यही है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी और इस वक्त ये आवाम, ये मुल्क मजीद महंगाई, मजीद बदहाली, मईशत की बदहाली के लिहाज से किसी भी चीज या किसी भी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आगे आने वाले वक्तों के अंदर अगर इकदामात नहीं किए गए, अगर मामलात को दुरुस्त समत में गामजन नहीं किया गया तो मामलात हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।